हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी क्यूरियस विथ गौरव। फ्रेंड्स, आज के इस न्यूक्लियर फिजिक्स के नेक्स्ट पार्ट में हम रेडियो एक्टिविटी को देखने वाले हैं। अच्छे से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें। और अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स के सीरीज़ के पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख लें। वहाँ पे हमने पढ़ाया मास डिफेक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो हमें यहाँ पर भी काम में आएगा। तो फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिव एटम्स, हम रेडियो एक्टिविटी आज देखने वाले हैं। तो रेडियो एक्टिविटी जनरली क्या होती है फ्रेंड्स? ऐसे एटम्स जिनकी एटॉमिक मासेस यानी जो सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो 85 या फिर 80 से अधिक होते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो न्यूक्लियस, मान लीजिए न्यूक्लियस बड़ी न्यूक्लियस है, इसमें जो न्यूक्लियॉन्स हैं 80 या फिर उससे अधिक हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा न्यूक्लियस क्या होगा? ये अनस्टेबल होगा। इसमें एक्चुअली प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक होती है और हमारे पास जो रिपल्सन होते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन वो ज़्यादा होती है। इस वजह से ये बड़े साइज के जो न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो अपने को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं कि एक्चुअली हमने मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। जो इसके पास जो हमारे पास क्या होती है, इसके पास जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या होती है? इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। ठीक, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी मतलब बड़े एटॉमिक मासेस वाले पार्टिकल्स की बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। और छोटे छोटे वाले जो होते हैं, छोटे मतलब जो हमारे पास एक 56 एटॉमिक मास का हमने एटम देखा था, जो आयरन था, एफई से जितने नीचे वाले हैं वो भी इससे कम स्टेबल होते हैं, और एफई से बड़े वाले जितने भी हैं ये भी इससे कम स्टेबल होते हैं। तो एफई वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है आपके पीरियोडिक टेबल में। तो इसके पास इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत अधिक होती है, यानी हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी अगर इसके न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करना है तो सिमिलरली ये क्या करता है कि छोटे छोटे इसके सिमिलर यानी इसके आसपास के न्यूक्लियस में टूट जाता है और अपने आप को स्टेबल कर लेता है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी का अधिक हो जाती है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। तो इस दोनों के सम और इसके बाइंडिंग एनर्जी में जो डिफरेंस होता है वही हमें यहाँ पे एनर्जी देखने को मिलती है, और यही है हमारे पास रेडियो एक्टिविटी। अब हम इसको अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं विद नोट्स। फ्रेंड्स, द फिनोमिनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकुरल इन 1896। यानी 1896 में बेकुरल यानी हेनरी बेकुरल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवर की गई थी। न्यूक्लियस इज स्टेबल, एक न्यूक्लियस स्टेबल होता है if it cannot change into another nucleus without any addition of energy from outside। वो न्यूक्लियस स्टेबल होता है अगर वो खुद को छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, तब तक जब तक हम उसको बाहर से एनर्जी नहीं देते हैं तब तक वो अपने आप को छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट नहीं करता है, और तो उसको हम स्टेबल न्यूक्लियस कहते हैं। फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल। जो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, उनके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं। बट फॉर हाई ये दे रखा है कि अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या किसी न्यूक्लियस में इक्वल है तो वो क्या होते हैं? वो न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं। पर अगर हायर नंबर है उस न्यूक्लियस का तो उसमें हमें न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है प्रोटॉन से, तब वो क्या होता है? स्टेबल होता है। देन ये दे रखा है कि हेनरी बेकुरल फाउंड यूरेनियम एंड सम ऑफ इट्स साल्ट्स, मतलब यूरेनियम और उसके साल्ट्स मतलब उसके कंपाउंड है, emits spontaneously some invisible radiation which penetrates through opaque substance and affect the photographic plates। उन्होंने ये देखा कि जो यूरेनियम है और उनके साल्ट्स हैं उसके अंदर से क्या होते हैं? रेडिएशंस इमिट होते रहते हैं। रेडिएशंस इमिट इसलिए होते रहते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक यूरेनियम है, यूरेनियम ये अनस्टेबल कंपाउंड है, इसके पास ज़्यादा एनर्जी है। अगर ये स्टेबल कब होगा? अगर इसकी एनर्जी कम होगी तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपनी एनर्जीज को बाहर निकालता रहता है। और एनर्जी कैसे बाहर निकालता है? एनर्जी तो हमेशा रेडिएशन के फॉर्म में निकलेगी, तो एनर्जी रेडिएशंस के रूप में हमेशा बाहर निकलती रहती है इसके खुद को स्टेबल करने के लिए। और ये प्रोसेस बिना किसी बाहरी एनर्जी दिए वो मतलब स्पॉन्टेनियस होता है, खुद से चलता रहता है। ये हेनरी बेकुरल ने ऑब्जर्व करा था। और जो यहाँ से रेडिएशंस निकलती हैं इसके इम्पैक्ट होते हैं, इफेक्ट देखने को मिलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट्स पर, जैसे कि हो सकती हैं, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें क्या देखने को मिल सकता है? उसको हम फोटोग्राफिक प्लेट पे उसका इफेक्ट कह सकते हैं। दीज रेज आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव रेज। जो रेज निकलती हैं रेडियो एक्टिव कंपाउंड से या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, उसे हम रेडियो एक्टिव रेज कहते हैं। एन स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेज फ्रॉम अ सबस्टेंस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। और जो निकलती रहती है ये लगातार अपने आप से
इमिशन होती रहती है रेज का, इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। जो रेज निकलते हैं उसको रेडियो एक्टिव रेज कहते हैं। जो प्रोसेस चलता रहता है स्पॉन्टेनियस इमिशन का, उसे क्या कहते हैं हम, रेडियो एक्टिविटी। आई होप ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। एंड सच सबस्टेंस आर नोन एज रेडियो एक्टिव सबस्टेंस, और जिस सब्सटेंस से निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव सबस्टेंस कहते हैं। और जो रेज निकलते हैं उसे रेडियो एक्टिव रेज कहते हैं। और जो प्रोसेस चलता है उसके अंदर स्पॉन्टेनियस इमिशन का, उसे क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। द फिनोमिनन ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन फ्रॉम हैवी एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक वेट्स ग्रेटर देन 206। क्या होती है कि जो स्पॉन्टेनियस इमिशंस होते रहते हैं हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस का, जो हमने अभी देखा कि न्यूक्लियस के अंदर से क्या होती है, रेडियो मतलब रेज की इमिशन होती रहती है। तो वही हाईली पेनिट्रेटिंग इमिशंस, हाईली पेनिट्रेटिंग जो रेडिएशंस निकलते हैं, जैसे गामा रेज क्या होते हैं, बहुत पेनिट्रेटिंग होते हैं। तो उस टाइप की जो इमिशन होती रहती है रेडियो एक्टिव सबस्टेंस है फ्रॉम हैवी एलिमेंट्स, मतलब हैवी एलिमेंट्स मतलब जिसके एटॉमिक वेट 206 से अधिक है, उसको क्या कहते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। एक बार और देखिए, द फिनोमिनन ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, मतलब स्पॉन्टेनियस एमिशन का खुद से एमिशन होने रहने के फिनोमिनन को, ऑफ हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस, हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस जो निकलती रहते हैं जैसे गामा रेज फ्रॉम हैवी एलिमेंट्स से ऑफ एटॉमिक वेट ग्रेटर देन 206, जिसके एटॉमिक वेट 206 से अधिक होती हैं, ऑकरिंग इन नेचर, जो नेचर में होती रहती हैं, इस कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। मतलब रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वो होती है जो खुद से, यानी नेचर में हमें देखने को मिलती है, हम बाहर से उसमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, वो स्पॉन्टेनियस होता है, खुद से चलता रहता है, उसे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अच्छा, ये आर्टिफिशियल भी होता है। आर्टिफिशियल ऐसे होता है कि कोई बड़ा साइज का क्या है, जैसे 206 से कम है, यानी फिर 80 या फिर 85 से अधिक होता है, लेकिन 206 से उसका एटॉमिक मास कम है, तो उसे हमें आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव, उसमें से रेडियो एक्टिविटी आर्टिफिशियली ऑब्जर्व करनी पड़ती है। मतलब वैसे न्यूक्लियस को हमें एनर्जी देनी होती है, यानी हम एनर्जी के रूप में क्या देते हैं, न्यूट्रॉन्स देते हैं, या फिर हम और भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की उस पर हम बौछार कराते हैं। देन वो क्या करते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, उसके अंदर की जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से वो इमिट करते हैं रेडिएशंस को, तो उसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं, और ये खुद से चलता रहता है, इसे हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। द इमिट्स अल्फा बीटा एंड गामा रेज, ये अल्फा बीटा गामा रेज इसमें से निकलती है। नो सबस्टेंस इमिट्स बोथ अल्फा एंड गामा रेज सिमल्टेनियसली, मतलब किसी भी सब्सटेंस में से अल्फा और बीटा रेज एक साथ नहीं निकल सकती। इसका कारण ये है कि अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज होता है और बीटा पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो एक साथ निकल नहीं सकते हैं किसी भी एलिमेंट से। तो यही कह रहा है कि बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी फिर हम कह सकते हैं कि अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एक साथ नहीं निकलते हैं, एक में से निकल सकते हैं लेकिन डिफरेंट टाइम पे एक साथ नहीं निकल सकते हैं। बट गामा रेज आर आइदर अलॉन्ग विथ, गामा रेज किसी के साथ भी निकल सकता है, क्योंकि गामा रेज पे कोई भी चार्ज नहीं होती है, न्यूट्रल होते हैं, तो ये किसी के साथ भी साइमल्टेनियसली भी ये इमिट हो सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नाउ वी विल स्टडी यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इट रिप्रेजेंट्स, अच्छा यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी का मतलब ये है कि रेडियो एक्टिविटी तो हमने देख लिया, लेकिन अब हम मेज़र कैसे करेंगे कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रेडियो एक्टिव है, कौन कम है, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, किसकी कम है। हमें इसके अगर एप्लीकेशंस चाहिए, इसको यूज़ करने होंगे, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा यूज़ करें, कहाँ करें, नहीं करें। इसके लिए हमने क्या किया, इसका यूनिट बनाया। तो इसके यूनिट को देखते हैं। इट रिप्रेजेंट द टर्म्स ऑफ क्यूरी, जो इसकी यूनिट होती है इसे हम क्यूरी में मेज़र करते हैं। इसकी एक यूनिट होती है जिसको हम क्यूरी कहते हैं। इट्स सब मल्टीप्लाइज, क्या इट्स से सब मल्टीपल्स ऑफ, यानी ये किस में होते हैं, मिली क्यूरी या फिर माइक्रो क्यूरी। क्यूरी एक बड़ा यूनिट होता है, तो इसको हम जनरली किस में मेज़र करते हैं, मिली क्यूरी या फिर माइक्रो क्यूरी में, क्योंकि क्यूरी एक बड़ा टर्म है। हालांकि ये इसका यूनिट है मेज़र करने का, लेकिन ये बड़ा है। एक क्यूरी जल्दी हो सकता है कि 1 क्यूरी जल्दी हमें ऑब्जर्व करने को ना मिले, इसलिए हम मिली क्यूरी या फिर माइक्रो क्यूरी में ही मेज़र करते हैं, इतनी ही हमें ऑब्जर्व करने को मिलती हैं। इट इज़ डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सबस्टेंस विच गिव्स 3.70 into 10 to the power 10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। मतलब इतनी क्वांटिटी में रेडियो एक्टिव सबस्टेंस, मान लीजिए 10, 20, 50 से जितने भी 1000, 10,000, 50,000 क्या हो, क्वांटिटी हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, इतने न्यूक्लियस हमें चाहिए जो कितना इमिट कर दें, 3.70 into 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन, यानी इतने न्यूक्लियस टूट के छोटे छोटे। मान लीजिए एक बड़ा है, अब हमें एक क्यूरी का मतलब क्या होगा, अगर इतने ही 3.70 हमें ये जो पार्टिकल्स मिले हैं, ये एक से क्या मिला है, 2 मिले हैं,
तो वैसे ही अगर हमें 3.70 इंटू 10 डिस इंटीग्रेशन चाहिए, मतलब ऐसे ही इतने छोटे छोटे पार्ट चाहिए, इतना 3.70 इंटू 10 इतने हमें क्या चाहिए छोटे छोटे पार्ट्स। तो जितना हमें इसको ऑब्टेन करने के लिए जितना न्यूक्लियस हमें चाहिए, अब एक में से 2 निकल रहा है, किसी में से 3, किसी में से 1 निकलेगा, तो जितना हमें चाहिए न्यूक्लियस उसी को हम क्या कहेंगे कि ये दिस इज़ 1 क्यूरी। मतलब हम सब्सटेंस की मेजर करते हैं कि ये सब्सटेंस 1 क्यूरी, इसकी वैल्यू है, इसकी 2 क्यूरी है। इट इज़ डिफाइन एज क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टेंस। ये रेडियो एक्टिव सबस्टेंस की क्वांटिटी को मेजर करता है, विच गिव्स 3.70 इंटू 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अनदर, अच्छा इसको क्यूरी के अलावा भी एक यूनिट में मेजर करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड भी इसका यूनिट है। एक रदरफोर्ड में 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होता है। जो हमने देखा वहाँ पे क्या था, 3.70 इंटू 10⁻10 था, तो यहाँ पे 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अगर इतना हो रहा है डिसइंटीग्रेशन तो हम क्या कहेंगे, दिस अमाउंट इज 1 रदरफोर्ड, यानी इतने सबस्टेंस जो चाहिए तो 1 रदरफोर्ड के इक्वल होगा। नाउ रेडियो एक्टिविटी अकर बिकॉज अनस्टेबल एटम ट्राइज टू अटेन स्टेबिलिटी। जो हमारे नेचर में अनस्टेबल एटम्स होते हैं वो खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, इसलिए हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती है। हेंस दे गेट स्टेबल बाय इमिटिंग अ पार्टिकल। वो खुद को स्टेबल बनाते हैं क्या करके, रेडियो एक्टिव रेस को इमिट करके। द न्यूक्लियस इंटू अनदर ऑफ लोअर एनर्जी स्टेट, मतलब क्या करते हैं, एनर्जी हमें देते हैं और साथ ही साथ पार्टिकल्स देते हैं छोटे छोटे, खुद को स्प्लिट कर देते हैं पार्टिकल्स में, ताकि उनकी क्या हो जाए, बाइंडिंग एनर्जी अधिक हो जाए, मोर स्टेबल हो जाए। सो इसलिए हमें रेडियो एक्टिविटी नेचर में देखने को मिलती है। जनरली हमारे पास इसका रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे हम कर सकते हैं कि रेडियो एक्टिव एटम है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से एक पार्टिकल में ब्रेक हो जा रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल में जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, और फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, एनर्जी यहाँ पे 2 में भी टूट सकता है, 1 में भी टूट सकता है। अगर एक में टूटेगा तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, अगर 2 में टूटेगा तो क्या होगा, एनर्जी कम मिलेगी। कहने का मतलब ये है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू।